everyone, I'm Dr. Kiran Mawai, your chemistry tutor. So this is the fifth video on coordination compounds. इससे पहले हम वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आज हम इसी थ्योरी वाले सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी हमारी। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की काइंड ऑफ ज्योमेट्री पता करने लग गए थे कि शेप क्या हो सकती है इस थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। तो उसे पढ़ने से पहले आपको 3D, 4D, 5D सीरीज जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये क्या लिखा है, 3D सीरीज लिखी है और कुछ इंपॉर्टेंट 4D एंड 5D सीरीज लिखी है जो आपके इस चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये सीक्वेंस इनका याद नहीं है तो इसके लिए निमोनिक्स होता है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी 3D सीरीज। तो आपको तो पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों बोला गया, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सबशेल, ठीक है, इसीलिए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया। तो लेफ्ट में क्या होता है, एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट पी ब्लॉक और बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब डी ब्लॉक में तो डी सबशेल कहाँ, किस ऑर्बिटल से या किस शेल से बढ़नी स्टार्ट हुई, देखो ध्यान से। शेल्स लिखते हैं ना हम लोग, शेल्स 1 2 3 4, है ना। तो एस सबशेल कब शुरू हुई थी, 1s से ही शुरू हुई थी, है ना। और पी किससे शुरू हुई थी, सेकंड शेल से। और डी किससे शुरू हुई, थर्ड से। और एफ शुरू हो गया 4 से। क्या कभी आपने 1p देखा है कहीं, 1p नहीं होता ना। तो सिमिलरली 1p नहीं होता है, 2d नहीं होता है, तो थर्ड जो शेल है उससे हमारा डी ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। डी सबशेल की फिलिंग हुई, स्टार्ट हुई थर्ड शेल से। तो सबसे पहले हमारे होगी 3D सीरीज, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। इससे पहले क्या है, एस ब्लॉक एल्कली एल्कलाइन, और इससे बाद में क्या है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बीच में आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और पी ब्लॉक क्या होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का ट्रांजिशन होता है थ्रू दीज एलिमेंट्स, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ ये शो करते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोला जाएगा जिनका इनकम्प्लीट डी सबशेल हो, ईदर इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2, उसमें भी इनकी सबशेल फिल होती है। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। ये लिखना नहीं आया ना बेटा तो कभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, Fe होता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है और 30th पे जाके खत्म होता है, ठीक है। 21st टू 30th तक, ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, SC से लेते हैं सचिन, तो इस तरह से आपने निमोनिक्स बना रखे होंगे बाकी एलिमेंट्स के लिए भी, मैं डी ब्लॉक वालों का बता रही हूँ इजिली। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। SC क्या है, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, लिख लीजिए इसे, कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, लिखना है इसे, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन। सचिन से स्कैंडियम, तेंदुलकर का Ti, ठीक है, टाइटेनियम, वेरी मतलब वेनेडियम, क्रेजी यानी कि क्रोमियम, मैन मीन्स मैंगनीज। फिर कोई, फिर यानी कि आयरन, CO कोई यानी कि कोबाल्ट, नया कप जीतेगा, Ni निकिल, कॉपर, जिंक। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। ये याद नहीं है, किसी और तरीके से याद है, सिंपल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं आप इसे रटें, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा 4s के अंदर, ठीक है। 1s 2s 2p 3s याद है ना, अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग।
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4s फिर 3d है ना, ऐसे लिखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करता है, 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, देन किस में एंटर करेगा, 3d में। तो आपको इसी तरह से फिलिंग करनी है, ठीक है। 21 होता है किसका, स्कैंडियम का, देन 22 23 24 25 एंड सो ऑन अप टू 30। लिखते कैसे हैं, 3d और 4s को फिल करना है। ये जो लास्ट डिजिट है इसे आप d में फिल करेंगे और ये वाली डिजिट आप s में, ठीक है। तो 3d1 4s2 3d1 4s2। टाइटेनियम 22 है तो 3d2 4s2। 23 क्या है, वेनेडियम 3d3 4s2 3d3 4s2, ठीक है। अब क्रोमियम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन सेंस 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। क्रोमियम 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये क्या हो जाता है, 3d5 4s1। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d में और कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5 4s1, ठीक है, टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है कंप्लीटली और ज्यादा स्टेबल होता है। देन मैंगनीज का है 25 तो 3d5 4s2 3d6 4s2। कोबाल्ट 27 3d7 4s2। निकेल 28 3d8 4s2। कॉपर 29, इसमें भी सिमिलर केस हो गया, 3d9 4s2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन 4s का जंप कर गया 3d में और बन गया 3d10 4s2 टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। और जिंक का हो गया 3d10 4s2। इस टाइप से आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर किया, 4s में, उसके बाद d में एंटर किया, ठीक है। लेकिन जब हम निकालेंगे तो निकालते कैसे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करते हैं, ठीक है। ये सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ शेल है आपकी, ठीक है। इससे पहले थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, लेकिन जब आप निकालते हो तो कहां से निकालते हो, आउटर शेल से। तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, वो भी समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगी, ठीक है। ये सब आप डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ रहे होंगे आई एम श्योर। अब देखिए ये लिख लिया, इतना याद हो गया। अब इन्हीं एलिमेंट्स के बाद 3d के बाद कौन सी सीरीज आएगी नेक्स्ट, 4d सीरीज, देन 5d सीरीज, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। अब देखो इन्हीं के नीचे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप ग्रुप में पढ़ते थे ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इस टाइप से आते थे, है ना। नाना पाटेकर यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये सभी ग्रुप के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इसी टाइप से इनके ग्रुप में भी कुछ एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो आपके इस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो मैंने लिख दिए। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। ये ग्रुप 12 है, 11 है, आयरन वाला 8 ग्रुप है। तो ग्रुप 11 में कॉपर फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड का होता है Au, Ag Au, कॉपर सिल्वर गोल्ड। निकेल के बाद है पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये पैलेडियम है ये प्लेटिनम है, ठीक है। कोबाल्ट के बाद है रोडियम इरिडियम, आयरन के नीचे है रुथेनियम ऑस्मियम। अब इनमें सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके ये वाले, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको मरकरी का भी मिल जाएगा, एक दो कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग रुथेनियम और रोडियम भी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट सीरीज तो आपको यूज करनी ही है सारी, ठीक है। तो जनरली आपको इनके कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे 3D और 4D 5D सीरीज में, ठीक है। 3D तो ऑलमोस्ट पूरा यूज हो जाता है, क्रोमियम से लेके जिंक तक या कॉपर तक ज्यादा मिलने वाले हैं, कुछ एक दो कॉम्प्लेक्सेस वेनेडियम टाइटेनियम के भी हैं जो आपके सिलेबस में है। अब कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल, कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल। ये मैं आपको बस ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, कॉइनेज मेटल, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसे, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है। और ये निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, ये तीनों कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स में। तो जब भी हाइड्रोजनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना था तो जनरली पैलेडियम प्लेटिनम या निकेल यूज होता था। प्लेटिनम थोड़ा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है,
तो इनको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्लेटिनम भी यूज होता है कई रिएक्शंस में, समझ में आया। ये कॉइनेज मेटल है, ठीक है। अब बाकी डिटेल आप डीएनएफ में पढ़ रहे होंगे कि इनको बाकियों को फर्स्ट आयरन ट्राइड है, ये सेकंड आयरन ट्राइड है, यहाँ तक 3-3, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, आई होप आपको वो याद हो गया होगा। ये सीरीज लिखना और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी बिल्कुल भी आपसे होगी नहीं, ठीक है। तो ये तरीका याद कर लिया, इजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए, अब हमने एक थ्योरी ऑलरेडी पहले पढ़ ली है, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर ने हमें बहुत ज्यादा नहीं बताया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया दे दिया है जस्ट, है ना, कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, हालांकि बहुत ज्यादा वो यूज नहीं होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हायर क्लासेस में जाके बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, बिकॉज इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है और हायर क्लासेस में लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड एमओटी आ जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसे समझने से पहले ना कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। क्या चीजें हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जब चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, तो आपने क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है ना। तो उसी के बेसिस पे ये थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दी थी? पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। अब देखिए, आपको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा था? लिगेंड, और एक्सेप्ट कौन कर रहा था? मेटल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो यही है, लिगेंड डोनेट। देखो मैं थोड़ा रफ लिख रही हूँ, आप अपनी बुक्स में ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं इसकी, या पॉइंट्स जो हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स में थोड़ा आइडिया दे रही हूँ क्या क्या पॉइंट है। इसका मेन एप्लीकेशन होता है आपके जब कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो लिगेंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कभी आयन कभी एटम, यानी कि मेटल जो है आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, +2 +3 या किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी एटम बोलते हैं कभी आयन, दोनों बोलते हैं, समझ में आया। अब देखो, आपको कोई कुछ चीज रखने के लिए दे रहा है, आपको आपके पास उसके लिए जगह तो नहीं चाहिए, है ना। आप फर्नीचर लेके आते हो घर में, आपके पास रूम में स्पेस तो होना चाहिए उस फर्नीचर को रखने के लिए। तो सिमिलरली मेटल को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है, उसे रखने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए। तो जगह यानी कि ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो मेटल के पास क्या होना चाहिए? मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये आयन मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय लिगेंड, ठीक है। और ये वेकेंट ऑर्बिटल भी कैसे होने चाहिए? इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या था? सिंपल था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख देते हैं, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास खाली जगह होनी चाहिए, रूम्स होने चाहिए, रूम यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जिनकी एनर्जी इक्वल हो। अब इसमें ध्यान देना, ओवरलैपिंग होती है ना, पढ़ा है ना हमने, लिगेंड और सेंट्रल मेटल की ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, लेकिन उससे पहले हो जाती है इंटरमिक्सिंग। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमिक्सिंग होगी उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। यानी कि मेटल के पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स, वो सब इंटरमिक्स हो जाते हैं और यानी कि हाइब्रिडाइज होके एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं हैविंग इक्वल एनर्जी।
यानी कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स अभी कहा है मेटल के पास होने चाहिए, ये जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई डी का वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, कोई एस का पड़ा है, कोई पी का है, ठीक है, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं मेटल के। अब इनकी एनर्जी तो अलग अलग होगी, लेकिन एनर्जी इक्वल करनी चाहिए उनको, पहले इंटरमिक्स हो जाते हैं सारे और एक इक्विवेलेंट एनर्जी के एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और ये सेट किसके बेसिस पे बनेंगे, कितने लिगेंड्स आने वाले हैं, है ना, कितने आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, लिगेंड आने वाले हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके अकॉर्डिंग तो रूम खाली करोगे। तो इसी तरह से क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे हैविंग इक्वल एनर्जी। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं किसके, मेटल के, सेंट्रल मेटल के, ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं with the filled orbitals of ligand, और इस तरह से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट कर पाता है। समझ में आया? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या होगा, ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइज होगा। ऐसा नहीं होता, इंटरमिक्सिंग पहले होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके बाद ही ओवरलैपिंग होती है। समझ में आया? कहीं यहीं से क्वेश्चन आ जाता है सीधा, ठीक है। अच्छा, आज मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ आपको शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, मैक्सिमम उसमें हम कॉम्प्लेक्सेस कवर कर लेंगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड में तो आप इजीली कर लेंगे, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये लिख लिया आपने। अब देखो, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। अब जो डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, ठीक, डी ऑर्बिटल्स या तो इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं इंटरमिक्सिंग के लिए, या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं। उनके बेसिस पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो इंटरमिक्सिंग, ये नोट डाउन कर लेना, रफ नोट डाउन कर लेना, फिर अपनी कॉपी में बुक से कर लेना, एनसीईआरटी की बुक से। देखो आपको पता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे या इंटरमिक्स होंगे तो शेप क्या हो जाती है, लीनियर, यानी कि sp। ये मेटल है, इसके अराउंड दो लिगेंड अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर थ्री ऑर्बिटल्स यानी कि sp3 sp2, दो ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल s का आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है किसके, मेटल के, तो क्या शेप हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब आपके यूज होने वाले नहीं हैं, sp यूज हो सकता है सिल्वर के और गोल्ड के कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 लिगेंड मॉलिक्यूल्स आपके पास आ रहे हैं या आयंस आ रहे हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। 4 लिगेंड आपके पास आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनके लिए कितने कमरे खाली चाहिए, कितने रूम्स अवेलेबल चाहिए, ऑर्बिटल्स 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, यानी कि उनकी इंटरमिक्सिंग करनी पड़ेगी, पहले हाइब्रिडाइज करने पड़ेंगे। तो 4 के लिए दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो होगा DsP2 या होगा sp3। देखो, एक D का, एक S का, दो किसके, P के, तो 2 3 4 हो गई ना 4। सिमिलरली 1 ऑर्बिटल S का, 3 का किसके, P के, तो 3 + 1 4, तो 4 हो गए हैं, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब DsP2 और sp3, अगर DsP2 है तो उस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और sp3 अगर है तो आप उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, स्क्वायर पता है ना, ये होता है स्क्वायर, है ना, यही तो होता है स्क्वायर। प्लेनर यानी कि एक प्लेन में हो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक प्लेन में हो, प्लेनर मॉलिक्यूल हो। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा सेंटर में, उससे 4 लिगेंड्स अटैच होंगे एक स्क्वायर की फॉर्म में। दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल तो आपको पता है, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, ट्राइपॉड स्टैंड, 3 उसके क्या स्टूल होता है, काइंड ऑफ स्टूल में 3 है, एक ऊपर आर्म और जोड़ दो, बोलता है टेट्राहेड्रल, इस टाइप से, ठीक है।
ये है क्या है, ये इसे ऐसे दिखा देते हैं डॉट डैश डैश, यानी कि ये आपसे अवे है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये क्या है, सेंटर में मेटल है और 4 लिगेंड मॉलिक्यूल्स इससे अटैच है। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और अगर 5 हुआ तो 5 अगर लिगेंड मॉलिक्यूल्स आए तो 5 के केस में भी 2 ज्योमेट्री हो सकती है, या तो स्क्वायर पिरामिडल और एक हो सकती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, मार्कर बहुत डल हो गया। ये एल से क्या है, लिगेंड। एक लिगेंड इसमें क्या है, अबव द प्लेन है, यानी कि 4 लिगेंड आपके एक प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है। ठीक है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें इस तरह से सबको अटैच करोगे, इनके फेसेस को, एक पिरामिड शेप बन जाती है, और बेस कैसे उस पिरामिड का, स्क्वायर, तो स्क्वायर पिरामिडल बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ना ट्राइगोनल फैन होता है, ठीक है, ये बना लिया हमने। ठीक है, ट्राइगोनल यानी कि प्लेन में अब 3 लिगेंड अटैच हैं, अब एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय मतलब 2 पिरामिडल। ठीक है, आप जब इनके फेसेस अटैच करेंगे तो पिरामिड्स आपको फॉर्म हुआ नजर आएगा। कितने पिरामिड्स फॉर्म होंगे, 2, क्योंकि क्या है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और इसका पिरामिड का बेस कैसा है, ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और मैंने इसलिए मॉडल बना दिया है, सीएफटी में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे उसके लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये प्लेन समझ में आया तुम्हें, स्क्वायर प्लेन एक प्लेन में, अब एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इसमें एक प्लेन और एक और लिगेंड अटैच कर दो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, स्क्वायर प्लेनर में। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल के भी 2 केसेस हैं। देखो 6 हमें ऑर्बिटल्स चाहिए, तो मान लो sp3d2 या d2sp3, ये 2 केसेस हैं, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, है ना। अगर आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर इनर वाला d यूज हुआ है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसे हम बोलते हैं। समझ में आया। तो ये था आपके पास रफ आइडिया एक ज्योमेट्री का कि क्या क्या लिगेंड का नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बेसिस पे ये ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम एग्जांपल लेके इसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बाद में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेंगे, स्क्वायर पिरामिडल और लीनियर। लीनियर का तो सिंपल AgCN का होल ट्वाइस माइनस, है ना, या AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये सब बाद में देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्ट्रक्चरल determination on the basis of VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो ये थ्योरी ना इनकम्प्लीट है, इसके बेसिस पे हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिनल आइडिया क्या था वीबीटी का, मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि हम अप्रोच दूसरी यूज करने वाले हैं। ओरिजिनल आइडिया क्या था, कॉम्प्लेक्सेस लिए गए, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या किया गया, मेजर किया गया, मैग्नेटिक मेजरमेंट की गई। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम शो करते हैं, यानी कि कंपाउंड मैग्नेटिक है या नहीं है ना, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी किया गया, ठीक है, और अगर कंपाउंड डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है ये देखा गया पहले, ठीक है।
डायमैग्नेटिक मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है। उस मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। किसमें करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, BM शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू, ठीक है। इसे डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं हम लोग। यानी कि पहले कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, उनको देखा गया कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक है मींस इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है √n × n+2, n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। सपोज किसी मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे, 1 × 1+2, ठीक है, n × n+2। तो ये आपका जाएगा अराउंड 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अगर किसी में 3 है, √3 × 3+2, तो यहाँ से अराउंड 3.8 बोहर मैग्नेटॉन आपके पास आ जाएगा। यानी कि पहले मैग्नेटिक मूवमेंट स्टडी किया गया, उस मैग्नेटिक मूवमेंट पे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट की गई। ओरिजिनल आइडिया ये था इस थ्योरी का, ठीक है। लेकिन हम दूसरा अप्रोच यूज करेंगे। उस अप्रोच में क्या है, हम लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपको बहुत सारे लिगेंड पढ़ाए थे मैंने, है ना। लिगेंड पढ़ाए थे, यूनिडेंटेट यानी कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, और एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल, ये सब पढ़ लिया था। अब इसमें कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कुछ लिगेंड होते हैं वीक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड ओरिजिनल आइडिया है CFT का, जो इसके बाद आने वाले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ एप्लीकेबल अप्लाई कर देते हैं, वरना इसके बिना ये थ्योरी थोड़ा टफ हो जाती है क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो कुछ लिगेंड्स होते हैं वीक, कुछ लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग, उनको हम एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सब हम पढ़ेंगे CFT में। यहाँ मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन से वीक लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड हैलाइड्स, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर। जिन भी लिगेंड्स के अंदर या तो हैलाइड्स, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। या ऐसे लिगेंड जिसके अंदर ऑक्सीजन डोनर है, जैसे कि OH- H2O, ठीक है। और ये याद है ये ऑक्सलेट आयन है ना, COO- CO-, ठीक है। या फिर सल्फर डोनर ऑटो यानी कि SCN-, इसमें सल्फर डोनर एटम है, या सल्फाइडो S-2। तो जिन भी लिगेंड्स में ऑक्सीजन या सल्फर डोनर है या हैलाइड जो है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग नहीं करा सकता। अभी थोड़ा सुन लो, अप्लाई करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटम हो एज अ डोनर एटम। यानी कि डोनर एटम कौन कौन से हो, कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, जैसे कि कार्बोनिल CO, CN-, ठीक है, NO नाइट्रोसिल, PPH3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक केस आ जाता है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन याद है CH2 CH2 NH2 NH2, है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक है बेटा अमोनिया NH3, जिसे हम अमीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग यही है, एक्चुअल में इसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, बट ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। किसी मेटल के साथ तो स्ट्रॉन्ग का बिहेव करेगा, किसी किसी के साथ वीक की तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड की तरह। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मेटल टू मेटल वेरी करेगा। समझ में आया, इसे अभी नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या, आपको तो स्कैंडियम टू जिंक
सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वीक लिगेंड कौन सा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। वीक लिगेंड है जिनमें ये सब डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि डायामैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। डाया मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उनके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, बीएम। और निकालने का तरीका होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है यहाँ, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, म्यू की वैल्यू लिख सकते हो। लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। पेपर में ऐसा लिखा आएगा कि इस वीबीटी के अकॉर्डिंग इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करो। बॉन्डिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ इनकी। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, यानी कि उसके अराउंड कितने लिगेंड प्रेजेंट है, 4 लिगेंड प्रेजेंट है, 4 डोनर एटम प्रेजेंट है लिगेंड की, ठीक है। तो 4 के केस में 2 केसेस होते हैं, sp2 dsp2 या फिर sp3। 2 केसेस हैं, dsp2 या फिर sp3। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है निकिल के कॉम्प्लेक्सेस, उन्हीं की से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आपके पास NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमने लिया है NiCO4, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है कॉम्प्लेक्स में। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका, निकिल, सेंट्रल मेटल एटम। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, यानी कि NiCO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। कार्बोनिल लिगेंड को चार्ज प्रोवाइड कराता है, नो, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। तो निकिल किस स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि निकिल से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, निकिल 0 में है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ग्राउंड स्टेट में लिखिए और ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखिए। तो ग्राउंड स्टेट में क्या है, निकिल 28 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 3d8 4s2, 3d8 4s2, ठीक है। अब निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें 0 है, तो ग्राउंड स्टेट इसकी मेन स्टेट रहेगी। तो 3d8 4s2। अब यहाँ ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे आप, 3d 4s के बाद 4p भी है जो कि वेकेंट है आप, लेकिन उसे ड्रॉ करेंगे यहाँ इस टाइप से, 3d 4s 4p, ठीक है। ये है क्या है, निकिल का कॉन्फिगरेशन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो 8 फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिख लिया। सेकंड देखिए, अब आपको 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करना है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किए हैं 4 कार्बोनिल्स ने, उनके लिए उनको रूम चाहिए, वेकेंट रूम। अब जैसे कि आप पी ब्लॉक वगैरह में पढ़ते थे, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते थे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड से बॉन्ड कर लेता था, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए उसमें। तो कितने चाहिए हमें, 4, यानी कि हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या करना है, आपको वेकेंट ऑर्बिटल करने हैं। तो सेकंड आपका काम होगा देखना है कि मेटल तो कर लिया, मेटल का काम। दूसरा देखो लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है कार्बोनिल। डोनर एटम होता है उसमें C, अभी बताया था। डोनर एटम जिसमें कार्बन हो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कार्बोनिल क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देता है। तो जो 3d और 4s के ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है,
तो क्या होगा कि 4s को इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा के ये पेयर करा देगा विद 3d इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3d के अंदर भेज देता है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे। थ्री डी 4s 4p। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डी में 8, 2 किस में है 4s में, तो टोटल हो गए 10। तो आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, अब वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन से, एक s का है, कितने चाहिए टोटल 4, 1 2 3 4। अब ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे sp3। तो कुछ बुक्स में ना इन्हें एक साथ लिख दिया जाता है ऐसे sp3, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा सिंपल रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग हो गई इनकी। अब आप इनमें क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। NiCO4 देखो कैसे करोगे, 3d 4s देन 4p, 3d 4s 4p। 3d में है आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा फ्रॉम वन कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो आप इन्हें ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए, वरना ऐसे भी दिखा सकते हैं स्पिन की फॉर्म में भी। ठीक है, 2 क्रॉस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए और हाइब्रिडाइजेशन हो गई एक s 1 2 3 sp3। ठीक है, तो क्वेश्चन आया NiCO4 का स्ट्रक्चरल इलैस्ट्रेशन करिए ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है हम लोगों के पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, sp3 में शेप कैसी होती है, शेप या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, यानी कि निकिल के साथ इस टाइप से टेट्राहेड्रली 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ठीक है ना। अब बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे स्पीशीज है ये, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक स्पीशीज है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0, म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहले मेटल लिखो, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, निकिल, उसकी ग्राउंड स्टेट लिखिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। इस केस में दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन्स के बाद नंबर आता है आपका देखने का लिगेंड का, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देना, वीक है तो पेयरिंग नहीं कराता, ऐसे पड़े रहते। ठीक है, और फिर जो इंटरमिक्सिंग करके, ठीक 4 है ना लिगेंड, तो 4 ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए, ये आपस में मिक्स होंगे और इस टाइप से में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड यानी कि सिंगल, अगर ऐसे प्रेजेंट है तो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर है, तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया इसका 0। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट स्पीशीज आती है हमारे पास, नोट डाउन कर लिया। इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं, लिगेंड चेंज कर देते हैं इस बार, NiCN4-2, ये कॉम्प्लेक्स है अब आपके पास, NiCN4-2। ठीक है, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। NiCN4-2, सबसे पहले बताओ लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, साइनो। मेटल कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम निकिल, तो सेंट्रल मेटल हम निकिल लिख लिया। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का मान लो X प्लस, कितने लिगेंड है 4, और साइनाइड में कितना चार्ज प्रोवाइड कराता है -1, है ना, एनायनिक लिगेंड है ये, यूनिडेंटेट, इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज -2, X - 4 इज इक्वल टू -2, तो -2 + 4X आ गया आपका +2, यानी कि मेटल की स्टेट कौन सी है, निकिल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। सबसे पहले लिखो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में हमेशा ग्राउंड स्टेट से शुरू करना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो।
ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट यानी कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3d8 4s2। ठीक है। निकिल लेकिन इसमें किस स्टेट में प्रेजेंट है Ni+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, और रिमूव किससे होंगे आउटर शेल से। 3 के बाद क्या था 4, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे हमेशा 4s से, तो 2 रिमूव कर दो। अब क्या बने 3d8 4s में कितने हो गए 0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनकी कॉन्फिगरेशन को ऑर्बिटल्स की फॉर्म में बनाओ। 3d 4s 4p है ना, 4p भी तो होगा, खाली होगा। तो d में कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब दूसरी बार देखो, ये सब लिखने के बाद दूसरा आपका काम क्या है कि लिगेंड को देखो। लिगेंड क्या है NiCN4 साइनो साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करा देगा पेयरिंग कराएगा। अब इसमें देखो कहीं पेयरिंग की गुंजाइश है। ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि इनकी पेयरिंग करा देता है, हुंड्स रूल को वायलेट कर देता है और पेयरिंग हो जाती है। तो देखो आप नई कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी 3d 4s 4p d8 हो गए। अब देखो एक d का ऑर्बिटल एम्प्टी है 1s का, और 2 p के ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से d s और p के कितना हुए यूज 2, बिकॉज हमें टोटल 4 ही लिगेंड मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट कराना है। तो 1 2 3 4 रूम्स चाहिए। 4 रूम्स में क्या बने dsp2 dsp2। तो dsp2 आपस में क्या करेंगे मिक्स हो जाएंगे और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जो कि ओवरलैप करेंगे इन साइनाइड के साथ। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका फिलिंग कर दीजिए NiCN4-2। कैसे फिलिंग होगी d8 बनाइए, फिर 4s देन 4p। d8 सुंदर बनाना, आप मेरी तरह मत बनाना। ठीक है, 3d 4s 4p। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, वो भी पेयर्ड हैं सारे। अब हर एक साइनाइड लिगेंड जो है साइनो लिगेंड है वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो एक यहां आ गया 2 3 4, और कॉन्फिगरेशन क्या बन गई हाइब्रिडाइजेशन, d का एक ऑर्बिटल एक s का और 2 ऑर्बिटल्स फ्रॉम p। तो हाइब्रिडाइजेशन अब बन गई है dsp2, और dsp2 में शेप कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि निकिल के अराउंड 4 साइनाइड आयंस होंगे। अब तो खैर आयंस नहीं बचे, लिगेंड बन गए हैं। ठीक है, और कैसे अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मुझे बताओ देख के जल्दी से, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नो, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ 0, और स्पीशीज कैसी हो गई डायामैग्नेटिक स्पीशीज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसे पॉज करो, वीडियो को नोट डाउन कर लो। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3-4 एग्जांपल लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज 4 कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो निकिल के साथ एक और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर क्लोराइड डोनर एटम है NiCl4-2, ठीक है NiCl4-2, तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ चेंजेस करने हैं। ठीक है, करके देखते हैं। देखो सेंट्रल एटम कौन सा है निकेल, लिखा आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। क्लोराइड भी कितना चार्ज प्रोवाइड कराता है 1 -1, कितने क्लोराइड है 4, तो -4, और इधर कितना चार्ज है टोटल -2। तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होकर आएगी कितनी निकेल +2। अब क्या करना है ग्राउंड स्टेट में निकेल की कॉन्फिगरेशन लिखो 3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है निकेल की +2, दैट इज यू हैव टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल ऑफ
निकेल, तो 4s में हो गई 0 एंड यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द d सबशेल और d ऑर्बिटल्स, तो 3d 8 4s 0 4p 0, ये तो लिख लिया, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका लिगेंड को देखने का, NiCl4 -2, क्लोरो या क्लोराइड, अभी आपको बताया था ना हैलाइड जो होते हैं सबके सब वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड यानी कि पेयरिंग नहीं करा सकते, ये इनके बस की बात नहीं है पेयरिंग कराना, तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स एज सच इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एज सच पड़े रहेंगे। अब लेकिन इसे कितने रूम्स चाहिए, खाली 4 रूम्स चाहिए, बिकॉज 4 क्लोरीन एटम्स है, दैट इज यू नीड टू हैव 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो 4 कहाँ है, sp3 हमारे पास अवेलेबल है, 1s का और 3 ऑर्बिटल्स फ्रॉम pk, ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप करेगा, क्लोराइड आयन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, कैसे फिल करोगे इसमें तो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते आप, 3d एज सच रहेगा, 3d 4s 4p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, सिंस क्लोराइड क्या है, इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इट कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द निकेल d ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो s में एक पेयर 2 3 4 और कॉन्फिगरेशन क्या बन गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो इन निकेल टेट्राक्लोरो जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है ना इसे बैलेंस कर लेना, नेमिंग कर लेना, क्या है ये एनायनिक है, यहाँ कुछ ना कुछ कैटायन होगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, क्या है sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल sp3, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d सबशेल, तो 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि स्पीशीज कैसा हुई, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया, इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस थे तीनों निकेल के, निकेल CO4, निकेल CN4 और निकेल Cl4। तो क्वेश्चन आता है व्हाई द शेप ऑफ निकेल Cl4 -2 इज टेट्राहेड्रल व्हाइल निकेल NiCl4 -2 इज स्क्वायर प्लेनर। तो आपको क्या बताना है कि पेयरिंग हो जाती है इन केस ऑफ साइनाइड आयन बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट क्लोराइड पेयरिंग नहीं करा पाता और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है और वो कैसा हो गया था, डायामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया। अब एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम लोग और लास्ट में एक एक्सेप्शन आएगा कॉपर का, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं एक जिंक का ले लेते हैं, सिंपल सा है, जिंक Zn NH3 + 2, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास Zn NH3 + 2। तो सेंट्रल मेटल कौन सा है, सेंट्रल मेटल जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, अमीन तो कोई चार्ज दे नहीं रहा और कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल कितना चार्ज है +2, यानी कि किस पे चार्ज होगा, जिंक पे। ऐसे समझ में नहीं आता तो एक्स की फॉर्म में करके निकाल लो, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया जिंक का +2। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिंक की ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। जिंक का क्या होता है 30, यानी कि लास्ट में दैट इज 3d10 4s2, है ना, 3d10 4s2 लिख लिया आपने। अब देखो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए टू फॉर्म Zn +2 एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। तो आप क्या होगा अब 3d10 4s0, ठीक है। तो 3d10 4s0 जल्दी से यहां बनाइए, 3d10 4s, उसके बाद क्या पड़ा होगा, खाली 4p हमारे पास वेकेंट है। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, sp खाली पड़ा है। अब Zn NH3 + 2। अब देखिए ध्यान से मुझे बताइए, अगर जिंक के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कुछ हो सकता है पेयरिंग के लिए कहीं स्पेस है, ऑलरेडी फील्ड है,
तो डजेंट मैटर कि इसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, पेयरिंग हो ही नहीं सकती, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल ही फॉर्म होगा, 4s 4p। तो ये 4s और p के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, ठीक है। और क्या शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री हो गई इसकी sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल शेप के बाद कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो जनरली जिंक +2 में जनरली क्या, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होती है जो स्टेबल होती है, और जिंक के कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लिया, समझ में आ गया। अब एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है, Pt Cl4-2, Pt Cl4-2, या एक पहले Pt NH3 ये ले लेते हैं, इन दोनों केसेस में बताएंगे, ये भी एक्सेप्शनल केस आता है। देखो ध्यान से, ये जो आपके प्लेटिनम, अब आपको फिल करना आ गया ना सारे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट करा रही हूं मैं, प्लेटिनम और पैलेडियम, याद है, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, 3d 4d 5d, ये जो 4d एंड 5d के एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्लेटिनम और पैलेडियम हैं, इसमें चाहे कोई भी लिगेंड आए, ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। डजंट मैटर कौन सा लिगेंड है, हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेंगे, दे ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने ये, ठीक है, irrespective of the strength of ligand, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी लिगेंड आए ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो मैं रफ आइडिया यहां दे देती हूँ, फिर अपने आप करना। प्लेटिनम है, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी +2, तो प्लेटिनम +2 क्या होता है आपका, देखो 3d 4d 5d, 5d 8 होता है, ठीक है। ये मार्कर बहुत डल हो गए हैं सारे, क्या होता है 5d 8, प्लेटिनम +2 क्या है 5d 8, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखो 3d के बाद क्या था 4s, तो 5d के पास क्या बाद क्या होगा 6s, और फिर क्या होगा 6p, ठीक है। अब जल्दी से अब क्या करोगे आप, अपने आप फटाफट से फिल करके दिखाइए मुझे, प्लेटिनम +2 5d 6s और 6p, 5d में इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली पड़े हैं। अब चाहे क्लोराइड आए चाहे अमीन आए, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लेटिनम +2 में, याद रखना प्लेटिनम +2 जनरली मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और प्लेटिनम अगर +4 होता तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता। तो प्लेटिनम +2 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक d का यूज हो जाएगा, एक s का और 2 p के, तो dsp2 कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यहां फिल कर देना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में सिमिलर रहेगा इनर ऑर्बिटल। इनर क्यों बोला, बिकॉज इनर डी यूज हुआ है ना, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है ना, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है बाहर के ऑर्बिटल्स की बजाय, इसलिए हमेशा दे ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम और पैलेडियम वाले, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और एक्सेप्शन आ रहा है कॉपर वाला, देखिए इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कवर करेंगे, ठीक है।
मैं मैक्सिमम एक्सेप्शन है जो भी कुछ एनएमएलएस बिहेवियर शो करेंगे एलिमेंट्स उनको बता दूंगी, बिकॉज क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जनरली जो एक्सेप्शन होता है, और बच्चे नॉर्मल फॉर प्रोसीजर यूज करके उसे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो PtCl4 सीएल क्लोराइड कैसा था, वीक था, तो आप उसे पेयरिंग नहीं करा के sp3 कर देते। बट आपको याद होना चाहिए कि सिंस Pt और Pd, पैलेडियम और प्लेटिनम में 4d 5d ये ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, है ना। 3d से 4d बड़ा होगा, 4d से 5d बड़ा होगा, तो लार्ज स्पेस है, यानी कि ऑर्बिटल्स लार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली एक्युमुलेट कर सकते हैं और इनमें रिपल्शन नहीं होता। समझ में आ गया, ये इसका काइंड ऑफ कह सकते हैं रीजन है। दूसरा है हमारे पास कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस, तो Cu NH3 + 2 तीन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, Cu H2O का होल 4 + 2, Cu Cl4 -2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कॉपर का अमीन के साथ, एक्वा वाटर के साथ, क्लोरो के साथ। ठीक है, तो देखिए कॉपर जो है ये तो काफी बड़ा एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन में आता है। कॉपर जो है सेंट्रल मेटल है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो सबसे पहला काम कॉपर का नॉर्मल स्टेट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 29 होता है, एक्सेप्शन केस है 3d10 4s1। 3 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर का ग्राउंड स्टेट में होती है 3d10 4s1, बट सिंस कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की स्टेट में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में से, इसमें ऑलरेडी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा d से, तो जो अब कॉन्फिगरेशन हो जाएगी कॉपर +2 की, दैट विल बी 3d9 4s0, 3d9 4s0। अब इनके ऑर्बिटल्स बनाइए, 3d 4s and 4p, 3d 4s 4p। ठीक है, now fill the electrons in these orbitals. d has 9 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, मेटल का काम खत्म हो गया, मेटल को आपने देखना था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे। अब नेक्स्ट देखिए, मेटल के बाद हमें किसको देखना होता है, लिगेंड को देखना होता है। ठीक है, लिगेंड है हमारा अमीन, लेकिन आप यहाँ कंडीशन देखिए 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 9। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए, क्या इलेक्ट्रॉन को कहीं जंप कराने की या पेयरिंग कराने की पॉसिबिलिटी है, नो। कहाँ पेयर होंगे, ऑलरेडी पेयर्ड हैं ये तो, है ना। और हमें जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कराने हैं वो बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल्स में कराने हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप क्या सोचेंगे कि सिंपल 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आपके जो sp3 ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे अमीन लिगेंड के, और क्या हो जाती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती। बट जब इस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखी गई, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल मिला, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो sp3 टेट्राहेड्रल में तो पॉसिबल नहीं है स्क्वायर प्लेनर होना, तो फिर क्या सोचा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है d का, सिंस अमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये d के एक इलेक्ट्रॉन को 4p के अंदर जंप करा देगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, इनिशियली अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यू हैव 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स, 1 फ्रॉम s and 3 फ्रॉम p, लीडिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, और उसके अकॉर्डिंग शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। बट इस कॉम्प्लेक्स की शेप टेट्राहेड्रल हमें नहीं मिली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू। जब हमने देखा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक है जिसमें हम कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करती है ना। तो sp3 होनी चाहिए थी, बट मिली कैसी स्ट्रक्चर हमें, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में तो कभी भी sp3 पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या थ्योरी प्रपोज की कि अमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो d के एक इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ जंप करा देगा, p के अंदर जंप करा देगा।
अगर ये सिचुएशन हुई तो फिर देखिए क्या होगा, 3d 4s 4p। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे सच है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है 4p के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, जो आपने कहां से लिए हैं, जो मेटल ले रहा है लिगेंड से। ट्रैफिक की आवाज काफी आ रही होगी आप लोगों को। 3d 4s 4p, ठीक है। हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए वेकेंट, 4 ऑर्बिटल्स, बिकॉज वी हैव 4 लिगेंड मॉलिक्यूल्स, और हर किसी में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का फिल कर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग डी का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ, 1, एक ऑर्बिटल हुआ एस का यूज, एंड 2 ऑर्बिटल्स हुए पी के यूज। तो DsP2 क्या हो गई है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, DsP2, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी हो गई है। और वन एंड पेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है ये। क्लियर हुआ? तो आपके लेवल तक इतना इनफ है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसमें बताते हैं, एक साइंटिस्ट हुए हैं हगिंस, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में DsP2 तो होती है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, ये जंप नहीं करेगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अब ये कॉपर अभी वाला केस कंप्लीट हो गया। क्या करना था, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देना था और DsP2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती, लीडिंग टू द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल और दिस कॉम्प्लेक्स। सेम केस होता है कॉपर वाटर के साथ। जब एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर, तो एक्वा भी, यानी कि वैसे तो H2O में डोनर एटम क्या है, डोनर एटम ऑक्सीजन है, और आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। बट कॉपर +2 के साथ H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, ये अमीन और H2O दोनों ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। पेयरिंग तो हो ही सकती है, पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो क्या करा देगा, जंप करा देगा इलेक्ट्रॉन्स को D2P, 3D2 4P में जंपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की इन दीज 2 केसेस। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो जो लास्ट केस है जिसमें कॉपर ने क्लोरो के साथ, क्लोरिडो के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है। क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड आपको बताया था, है ना, हैलाइड्स हैं, तो पेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है, जंपिंग भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में नो पेयरिंग और नो jumping of electron is possible as chloride is a weak field ligand। जब जंपिंग पॉसिबल ही नहीं है तो देखिए ये केस जो है आपका 3D, इसमें भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तीनों केसेस में कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D 4s 4p, 3D 4s 4p। in 3D it has 9 electrons, sp वेकेंट है, तो क्या होगा, जंपिंग पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या बची s के अंदर, क्योंकि हमारे पास सिंस वी हैव 4 क्लोरो लिगेंड्स, तो हर किसी से एक पेयर मिलेगा, और ये पेयर आपको कहाँ फिल कर दे रहा है, sp3 के अंदर। समझ में आ गया? तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में DsP2 था, इसमें भी DsP2, इसमें भी DsP2, दोनों में ज्योमेट्री कैसी, स्क्वायर प्लेनर, और इस केस में sp3 के केस में शेप कैसी हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई है, ठीक है, sp3। और कैसे बनाएंगे टेट्राहेड्रल, कॉपर यहाँ है और टेट्राहेड्रली से 4 क्लोरो लिगेंड्स अटैच है, ओवरऑल चार्ज कितना, -2। इस टाइप से आप इन्हें बना सकते हैं। तो जंपिंग किसमें पॉसिबल नहीं होगी, क्लोरो में, और इन दोनों में पॉसिबल हो जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे सारे कॉम्प्लेक्सेस कवर कर लिए हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल बने, कुछ कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर बने, ठीक है। तो आपको टेक होम मैसेज क्या है यहाँ से कि
कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं। वीक लिगेंड होंगे जिसमें हैलाइड क्लोरोफ्लोरोब्रोमो या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर अगर डोनर एटम्स है, ठीक है। कुछ बीच में एक्सेप्शंस आ गए। निकेल के जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम